टॉपिक का नाम है ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन सबको पता तो है ही, होती क्या है? ठीक है जी। ऑसिलेशंस क्या होती हैं? या आज ही स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। ऑसिलेशंस नहीं पता क्या होती है? मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा था, वैसे बता दे ऑसिलेशन क्या होती है, क्या होती है। हाँ ऐसे बोल ना कुछ। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। ठीक है ना। टू और फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑसिलेशन अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन फोर्थ, मतलब कभी ऐसे वर्ड भी यूज किए जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बता दिया बस कि ये भी वही मीनिंग होता है। टू एंड फ्रो कह लो, बैक एंड फोर्थ कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है ना। तो होता क्या, अभी देखो किसी भी ऑसिलेशन में देयर इज अ मीन पोजीशन, पार्टिकल मीन पोजीशन से एक साइड को मूव करता है, वो अपने एक्सट्रीम तक जाता है, इस पोजीशन को एक्सट्रीम कहते हैं, पता ही होगा मेरा ख्याल है। कुछ चीज़ें मान के चलता हूँ पता होंगी, नहीं पता हो तो बता देना। ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये वापस आता है, वापस आके ये मीन पोजीशन पर रुकता नहीं है, ये ओवरशूट कर जाता है दूसरी साइड। ठीक है ना। तो दूसरी साइड भी ये उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है जितना इधर ट्रैवल करता है। तो ये दिस कॉल्ड इट्स अदर एक्सट्रीम। तो दोनों तरफ एक्सट्रीम हो गए, बीच में मीन पोजीशन होती है, जाएगा फिर ये वापस आएगा, यही होता है ऑसिलेशन। गया वापस आया, गया वापस आया। ठीक है ना। तो ये जो सेंटर वाली पोजीशन थी इसको बोलते हैं मीन पोजीशन इसकी, और दोनों साइड इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। तो मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन वर्ड क्लियर हो गया। मीन से एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस होता है, नॉर्मली इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये वर्ड भी सुना हुआ है तुमने, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। तो एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन से पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसको बोलते थे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है जी। तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। देन मीन से पार्टिकल एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस आया, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया, ये सारा मिला के वन ऑसिलेशन होती है। एक साइड गया वापस आया, दूसरी साइड गया वापस आया, इसके बाद अब मोशन पूरी रिपीट होएगी, है ना। तो जाना आना मिला के वन ऑसिलेशन होती है। अगर हम एक्सट्रीम से काउंट करें तो एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाना और फिर वापस आना, वो पूरी वन ऑसिलेशन होती है। बात समझ आ गई, वन ऑसिलेशन क्या चीज होती है। ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस यहीं पे चिपका देते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आयुष समझ में आ गई बात? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को। ठीक है। फिर यहाँ पे एक टर्म यूज होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार रिपीट हो गया साइकिल, है ना, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तुम्हारा मन करे तो इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हो। वैसे इसका स्टैंडर्ड सिंबल ये होता है, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल वी जैसा लगता है बट हल्का सा कर्व, न्यू 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 बोलते हैं इसको। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी
वन अपॉन टाइम पीरियड होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हारा बेसिक 9th क्लास का फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज सिंपली वन अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड की ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, ऐसा ही मीटर है, मतलब मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी मेजर करोगे, ऐसा यूनिट तो मीटर होगी ना, सब में चाहो तो मेंशन कर लो, ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है जी। टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेकेंड्स, टाइम पीरियड है सेकेंड्स में ही मेजर होगा। फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड है तो पर सेकेंड या हर्ट्स, पर सेकेंड या हर्ट्स, एच से नोट करते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, the motion which repeats itself after a regular period of time. क्या हमारे रूम में कोई पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, फैन, हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है। और कोई बेटर एग्जांपल, घड़ी, क्लॉक, ठीक है ना, क्लॉक के जो हैंड्स ऑफ क्लॉक होते हैं, ठीक है। अगर तुम आर हैंड की बात करोगे तो आर हैंड कितने टाइम बाद रिपीट हो जाता है, खुद को रिपीट कर लेता है, आर हैंड कितने टाइम बाद रिपीट करता है मोशन, आर हैंड करता है 12 घंटे बाद, 12 घंटे में पूरा सर्कल चल के दोबारा रिपीट होएगा। आर हैंड तो 12 आवर्स में रिपीट करेगा, मिनट हैंड 60 मिनट्स में रिपीट करेगा अपनी मोशन को, और सेकंड्स हैंड 1 मिनट में रिपीट करेगा अपनी मोशन को। तो आफ्टर एवरी 1 मिनट द मोशन रिपीट्स, है ना। तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक एग्जांपल हो गया पीरियोडिक मोशन का। इसके अलावा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, है ना, वो भी तो सबके फिक्स होते हैं। जैसे अर्थ का कितना होता है, अर्थ का मोशन रिवोल्यूशन अराउंड द सन 365 डेज एंड अ क्वार्टर ऑफ, हाँ 6 आवर्स, क्वार्टर ऑफ डेज, हाँ। रोटेशन 24 आवर्स की होती है, वो भी टाइम पीरियड ही बोलेंगे उसको भी, वो रोटेशन का है एक रिवोल्यूशन का है, दोनों अलग अलग बातें हो जाती है, बोलेंगे दोनों को ही टाइम पीरियड, दोनों ही पीरियोडिक मोशन है, रोटेशन भी अपने आप में पीरियोडिक है 24 आवर्स में, ठीक है ना। तो पता लग गया। इसके अलावा ऑसिलेशंस तो फिर होती पीरियोडिक हैं, ये भी तो रिपीट हो रही हैं आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। बात समझ आ गई। तो एवरी टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेशंस आर द एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें, इसके अलावा हैंड्स ऑफ क्लॉक, प्लैनेट्स अराउंड सन, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, जो पीरियोडिक होती हैं, ठीक है। क्या गलत भी कराते हैं बच्चे कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट एसेंशियली ऑसिलेटरी। सारी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी थोड़ी है, ये सब ऑसिलेटरी थोड़ी है पीरियोडिक है, लेकिन तो पीरियोडिक का ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक होती हैं, वो एक फैक्ट है, क्योंकि ऑसिलेशन तो रिपीट ही होगी ना फिर एक पीरियड के बाद, तो ऑसिलेटरी मोशन तो एसेंशियली पीरियोडिक होती है, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है ना इस चैप्टर में ऑसिलेशंस में, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलेंगे एसएचएम, ठीक है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या चीज होती है, सो इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशंस, यानी हम ऑसिलेशंस के अंदर एक टाइप है ये, टाइप ऑफ ऑसिलेशंस which can be types of oscillations in which restoring force is
directly proportional to the displacement from the mean position. It is a type of oscillations in which restoring force is directly proportional to the displacement of the particle from mean position. Displacement from the mean position. ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एक स्पेशल टाइप की ऑसिलेटरी मोशन है. मोस्टली हमें जो सारी पढ़नी है ना सिंपल वो हमें जो ऑसिलेशंस पढ़नी है वो सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही एग्जांपल्स हो गए. ठीक है ना. ठीक है जी. तो इसकी खास बात क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स. ये वर्ड रीस्टोरिंग फोर्स सुना हुआ लग रहा है. रीस्टोरिंग फोर्स हमने पहले भी एक दो चैप्टर्स के अंदर बात की थी, इलास्टिसिटी में भी आया था. रीस्टोरिंग फोर्स होती है द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन. तो एक ऑसिलेशन में भी तो मीन पोजीशन ओरिजिनल होती है. पार्टिकल ओरिजिनल से गया दूर, वापस आएगा. हाँ, वो तो रबर वगैरह इलास्टिसिटी हो गई. यहाँ पे पेंडुलम की टर्म से बात करें, एक पेंडुलम को हमने स्ट्रेच करके छोड़ दिया, मतलब ये डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये वापस आएगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, वहाँ जाके क्या करेगा, वहाँ से फिर वापस आएगा. रुकेगा थोड़ी, वहाँ पे रुकते ही वापस आना शुरू हो जाएगा. यानी कि किसी भी चीज़ की जो ऑसिलेटरी मोशन में होती है वो चीज़, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही वो मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है ना, उसमें एक टेंडेंसी डेवलप होती है वापस आने की. वापस तो आएगा ही आएगा. ठीक है ना. तो ये जो वापस लाने की टेंडेंसी होती है इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. अभी डेफिनेशन भी लिख दूंगा मैं इसकी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है. और सिंपल हार्मोनिक मोशन की खास बात होती है कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल रहती है. यानी बॉडी मीन पोजीशन से जितना दूर जाती जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगती जाएगी. रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है. मोर इज द डिस्प्लेसमेंट, मोर इज द रिस्टोरिंग फोर्स. तो जब पार्टिकल यहाँ है तो देयर इज सम रिस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन ये है. थोड़ा दूर जाएगा तो ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी, और दूर जाएगा तो और ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी. ये प्रॉपर्टी है. तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ये असेंशियल कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. यानी तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इवन डिफाइन भी ऐसे ही करते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ये फैन आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, हो रहा है ना इसके साथ भी. क्या इसको सिंपल ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं हम? कह भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, आ रहा है जा रहा है ना. बट क्या इसको सिंपल हार्मोनिक कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है जो इसको बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रही है, धीरे धीरे वापस ला रही है. यहाँ ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही. ठीक है ना. यहाँ पे इसको लगातार रोका जा रहा है, फ्री नहीं है ये. ऐसा नहीं है पेंडुलम इसको छोड़ दिया, ये उसकी तरह थोड़ी चल रहा है. मोटर इसको धीरे धीरे लेके जाएगी, धीरे धीरे वापस लाएगी. ये तो पूरी तरह से एक फोर्स के कंट्रोल में है ना. वो फोर्स वो मोटर कंट्रोल कर रही है, ये रिस्टोरिंग फोर्स के कंट्रोल में नहीं है. इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है कि डिस्प्लेस होकर वापस अपने आप आ जाएगा. ऐसा हो रहा है इसमें. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है. इसको तुम ऑसिलेटरी कह भी सकते हो क्योंकि ये एक मीन पोजीशन के अराउंड घूम रहा है ऐसे ऐसे, है ना. बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक में प्रॉपर्टी होती है फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. नहीं समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट को तुम एक्स से शो कर रहे हो, वाई से शो कर रहे हो, वो तुम्हारी अपनी वो है चॉइस, है ना. डिस्प्लेसमेंट का क्या वेरिएबल से शो करते हो डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने यहाँ एक्स लिखा है फिलहाल. तो हो सकता है आगे चल के कहीं पे हम वाई भी लिख दें. तो फिर ये तो नहीं बोलोगे ना पहले तो एक्स लिखा था वाई लिख दिया. जो नहीं समझ में आता पूछ सकते हो अभी भी. पहले एसएचएम डेफिनेशन समझ में आई. एसएचएम क्या होता है? एक ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन इस ऑसिलेटरी मोशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन है. तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये एसएचएम है, वरना एसएचएम नहीं है. पहली बात तो ये समझ में आ गई. ठीक है ना. यहाँ पे के को स्प्रिंग कांस्टेंट, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे करके लिख देते हैं. ये बहुत काम आएगा एक्सप्रेशन हमारे.
ठीक है ना। यहाँ पे के क्या होता है, के को स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, कोई एक नाम दिया जा सकता है इनमें से, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पर, तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होती है। क्या मतलब हुआ, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल ऐसे डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन है, मीन से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ना। पार्टिकल उधर की तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट मीन से इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो रीस्टोरिंग फोर्स तो वापस लाएगी। तो क्या हम ये नहीं कह सकते रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होती है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी रीस्टोरिंग तो वापस ही लाएगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग तो वापस लाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होती है, तभी तो वापस लेके आती है, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो करता है, इसलिए हम F इक्वल टू माइनस के एक्स लिख देते हैं इसको, ठीक है। और ये चीज़ सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन या इन जनरल ऑसिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। देयर इज वन मोर डेफिनेशन फॉर SHM। अच्छा, के की यूनिट वगैरह भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं पहले। SI यूनिट ऑफ के की SI यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स अपॉन एक्स हो जाएगा ना के, तो न्यूटन पर मीटर। SI यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। अनदर डेफिनेशन ऑफ SHM, तो SHM को तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन which can be represented by a simple harmonic function। ये फंक्शन लिखा हुआ है। SHM को हम ऐसे भी कर सकते हैं, फंक्शन होता क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा functions of sin theta and cos theta are simple harmonic functions। जब हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, तो उसका आंसर है साइन थीटा और कॉस थीटा के जो फंक्शंस होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक होते हैं। फंक्शंस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें वो तुम्हें एक्सप्रेशन लिख के बोलेगा कि कैन इट रिप्रेजेंट SHM और नॉट, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। बोला 1 + x² + 2x आइडेंटिफाई SHM, ये क्वेश्चन है। क्या ये SHM को रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये करेगा, क्या ये करेगा, क्या ये करेगा, या ये करेगा। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशंस SHM को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे साइन का फंक्शन कर सकता है, B, तो आंसर है B एंड E। D भी नहीं करेगा SHM को रिप्रेजेंट। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी तुम्हें मैंने खैर पहले ही क्वेश्चन दे दिया कुछ बताने से पहले। ये जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पता है तुम्हें ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे इससे पहले हम।
इन एक्सप्रेशन में इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो मैंने लाइन लिखी थी ना कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन थीटा या कॉस थीटा का फंक्शन विद सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें देखो एक एक्सप्रेशन की कह रहा है ओमेगा फ्रीक्वेंसी, दूसरी कह रहा है 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ये तो सेम फ्रीक्वेंसी थोड़ी हुई। एक की ओमेगा दूसरे की 2 ओमेगा, ये सेम फ्रीक्वेंसी थोड़ी है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर ये एसएचएम नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ये दो का कॉम्बिनेशन है, ये दो एक्सप्रेशन साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि साइन और कॉस थीटा के एक्सप्रेशंस विद द सेम फ्रीक्वेंसी एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होना, आप समझ में आया? एक ओमेगा एक 2 ओमेगा है, एक ही एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। दो फ्रीक्वेंसी लेके एसएचएम नहीं होती, एसएचएम एक ही फ्रीक्वेंसी की होती है हमेशा। अब आगे बात समझो थोड़ी सी, और पता लग गया साइन और कॉस को छोड़ के बाकी के एक्सप्रेशंस कोई भी एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे मेन टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक्चुअली मुझे पहले ये करानी चाहिए थी तुम्हें क्वेश्चन पूछने से पहले। जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्स लिख लो, वाई लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो साइन की फॉर्म में लिख लो चाहे कॉस की फॉर्म में लिख लो, एक्स लिख लो या वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साइन और कॉस दोनों के फंक्शंस एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये जो कहलाती हैं, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दे आर कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक जनरल इक्वेशन एसएचएम की हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने यही चीज लिखी थी ना, ये साइन ओमेगा की टाइप कुछ है ना, फाइव। अब इसमें किसका क्या मीनिंग होता है? व्हेन यू राइट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, तो इसमें किसका क्या मीनिंग होता है? दिस ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। याद आ गया? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल मैक्सिमम कितना दूर जाता है। तो ये ए तो एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पे, ठीक है जी। साइन तो साइन है, ओमेगा इसको 2 पाई बाय टी वी कहते हैं, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसका नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो होता है ना इस एक्सप्रेशन में, ओमेगा इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? 2 पाई बाय टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस और ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा ये होता है। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। ओमेगा का फिजिकल सिग्निफिकेंस मोर और लेस एंगुलर वेलोसिटी जैसा ही होता है। एंगुलर वेलोसिटी किया था ना हमने सर्कुलर मोशन वगैरह में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, तो ये वही होती है। यहाँ पे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, बस ये फर्क होता है, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन दिस स्मॉल टी रिप्रेजेंट व्हाट? एनी इंस्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बात यह है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी सेम नहीं होते। कैपिटल टी तो एक फिक्स चीज है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, ये कांस्टेंट होता है किसी गिवन ऑसिलेशन के लिए, है ना। जबकि दिस टी कैन बी एनी इंस्टेंट। जैसे मान लो वो ऐसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो यानी 1 सेकेंड ही क्या है? कैपिटल टी। कैपिटल टी 1 सेकेंड है, और वो कह रहा है बताओ 1.5 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ होगा, तो ये 1.5 सेकेंड जो है फिर वो स्मॉल टी है। तो स्मॉल टी तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में? कैपिटल टी एक फिक्स वैल्यू होती है किसी गिवन एसएचएम के लिए, कैपिटल टी की फिक्स वैल्यू होती है। वो तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है जो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्मॉल टी कैन बी एनी इंस्टेंट। डिफरेंस पता लग रहा है? भाई वो ऐसे पूछ सकते हैं ना, पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, बताओ 5 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ होगा? तो कैपिटल टी क्या है क्वेश्चन में? 2 सेकंड्स, और
स्मॉल टी क्या है? 5 सेकेंड्स। जब वो पूछ रहा है 5 सेकंड बाद कहाँ होगा, तो स्मॉल टी 5 सेकेंड्स है ना। फाई, इस फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। ये जो फाई होता है एक्सप्रेशन में, इसे बोलते हैं इनिशियल फेज। ओमेगा की यूनिट लिख लो, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड ही होती है। फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। तो एक रिप्रेजेंट्स, द की जगह इनिशियल वर्ड लिख लो, बल्कि इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम जीरो। टाइम जीरो का मतलब इनिशियल पोजीशन हो गई ना। जीरो टाइम पे कोई कहाँ होता है, वही तो इनिशियल होता है, स्टार्ट वही तो होता है। तो इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम जीरो, यानी पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ है। पूरे एक्सप्रेशन में ये जो पूरा का पूरा थीटा वाला पार्ट होता है, तुम उसको ए साइन थीटा बोल दो फॉर इंस्टेंट, तो ये सारी की सारी चीज थीटा कहलाएगी ना, ओमेगा टी प्लस फाई, यानी साइन का, या सेम यहाँ पे कॉस का, ये पूरा एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पूरे एंगल वाली टर्म होती है, इसको नाम दिया जाता है फेज। ये पूरा एंगल फेज कहलाता है, और इस पूरे एंगल का ये फाई वाला पार्ट इनिशियल फेज कहलाता है। फर्क है दोनों बातों में, ठीक है ना। डेफिनेशन अभी लिखवा रहा हूं। पूरा एंगल वाला पार्ट फेज कहलाता है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है जी। अभी फेज की डेफिनेशन भी लिखवाया, तो यहाँ पे फिलहाल इस डायग्राम में एक चीज और लिख लो, ये वाई या एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमने बात ही नहीं करी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर लो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन। y या x डिस्प्लेसमेंट शो करता है पार्टिकल की, ठीक है। y या x जो है, इट शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, फेज की डेफिनेशन लिख लो। फेज, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो पूरे एक्सप्रेशन में पार्टिकल की पोजीशन को ये चीज रिप्रेजेंट करती है, मैं बताऊंगा कैसे। इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है ना। और ये क्या चीज होती है वैसे देखा जाए तो, इट इज जस्ट द आर्गूमेंट ऑफ द साइन एंड कोसाइन फंक्शन। मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा, एंगल वाली टर्म को आर्गूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं, वो मैथ्स नहीं है जिनके पास, उनके लिए अलग बात है, कोई जरूरी नहीं है, वर्ड याद रखना। तो एक्सप्रेशन वाइज बात की जाए तो आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन, उसे हम फेज बोलते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन की बात की जाए तो ये वो टर्म है जो पार्टिकल की पोजीशन है एनी इंस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो फेज की डेफिनेशन में जस्ट ऐड कर लो कि इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। पोजीशन एंड डायरेक्शन। हमने एक एसएचएम को ऐसे रिप्रेजेंट किया, अभी कुछ नहीं बताया, बस वहां पे एंड डायरेक्शन एक वर्ड ऐड किया था। ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बातें बंद कर दो, देखो, ठीक है ना। ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है चीज,
अब एंगल कैसे पोजीशन एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है? ये 0 एंगल होता है, 0 डिग्री, ये पोजीशन 90 डिग्री एंगल है, ये 180 है, ये 270 है और 360 है। तो 0 डिग्री पे पार्टिकल कहाँ है? मेन पोजीशन पे। 90 डिग्री पे पार्टिकल कहाँ है? हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, लेट वी कॉल इट पॉजिटिव एक्सट्रीम, है ना। तो 90 पे पार्टिकल है पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब 0 से 90 के बीच में 30 डिग्री पे पार्टिकल का है, हम कहेंगे 30 डिग्री पे पार्टिकल इस जगह पे है, पार्टिकल इस जगह पे है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? हम कहेंगे ये 0 से स्टार्ट करके और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। यानी 0 से 30, 0 से 90 ये है मीन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम 90 है, तो 30 डिग्री पे तो पार्टिकल 0 से थोड़ा आगे होगा और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा। ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा 150 डिग्री पे पार्टिकल कहाँ है, तो ग्राफ में क्या हम बता दें? 150 डिग्री पे पार्टिकल की ये पोजीशन होगी और इस टाइम ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा होगा? ये वापस मीन की तरफ आ रहा होगा। 90 पे ये मीन पे पहुंचा, 180 पे 90 पे एक्सट्रीम पे पहुंचा, 180 पे वापस मीन पे आ जाएगा, तो 150 पे कहाँ है? मीन और एक्सट्रीम के बीच में और मीन की तरफ आ रहा है, कह सकते हैं। तो क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि एंगल से हमें पता लग रहा है पार्टिकल कहाँ है और किस डायरेक्शन में जा रहा है? एंगल से नहीं पता लग रही है बात? तभी तो हमने एंगल वाली टर्म को बोला फेज विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट। एंगल से तो पता लग जाता है हमें, ठीक है ना। 280 डिग्री पे पार्टिकल कहाँ है? 280 डिग्री पे पार्टिकल यहाँ कहीं है, मतलब हाँ, ये नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आ रहा है इस टाइम, क्योंकि 270 पे ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे था और उसके बाद तो ये वापस आना शुरू हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ, है ना। तो एंगल की वैल्यू से हमें पता लग जाता है पार्टिकल कहाँ है और किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब आगे बात समझ में? तो इसलिए हम साइन थीटा या कॉस थीटा में जो एंगल वाला पार्ट होता है उसको फेज बोलते हैं, और फेज को डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को डिफाइन करेंगे लैक ऑफ हार्मनी in the vibrating state of two particles. Lack of harmony in the vibrating state of two particles. ठीक है जी। तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने डिफरेंस पे चल रहे हैं उसको बोलते हैं हम लैक ऑफ हार्मनी, है ना। बात अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो हमने बोला था एंगल वाली टर्म को फेज बोलते हैं। तो अगर एक चीज है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दूसरा है b साइन ओमेगा टी, मान लो खाली, ये दो SHM है, इनके अंदर फेज डिफरेंस क्या है? हम कहेंगे भाई एंगल वाली टर्म को फेज बोलते हो, तो फेज डिफरेंस एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस ही तो बोलोगे, तो फाइ इज द फेज डिफरेंस। मैथमेटिकल टर्म से बात कर रहे हैं, वो तो फिजिकल सिग्निफिकेंस था लैक ऑफ हार्मनी। मैथमेटिकल एक का एक्सप्रेशन ओमेगा टी प्लस फाइव रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा खाली ओमेगा टी या मे बी 5 1 5 2 कुछ भी कह लो, तो इनके एंगल्स को आपस में डिफरेंस कर दो ना, वही तो फेज डिफरेंस है, क्योंकि एंगल वाली टर्म को तो फेज बोलते थे। तो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? एंगल का डिफरेंस, है ना। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है टू अंडरस्टैंड कि जब तुम ये कहते हो कि यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कह देता हूँ मैं फेज डिफरेंस को, तो फेज डिफरेंस से सिंप्लीफाई दिस माइनस दिस, तो फाई आ गया फेज डिफरेंस यहाँ पे, है ना। लेकिन ऐसा करते टाइम ये जरूरी है कि दोनों के एक्सप्रेशन सेम मैथमेटिकल फंक्शन में होने चाहिए, दोनों साइन या दोनों कॉस होने चाहिए। एक साइन को एक कॉस से वो नहीं करते थे, क्योंकि अगर तुम्हें साइन और कॉस में फेज डिफरेंस देखना है तो कितना होता है? 90 डिग्री का। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, होता है क्या नहीं होता? तो बताओ इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? एंगल्स में 90 का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। तो पहले तुम्हें अगर मान लो तुम्हें एक साइन और एक कॉस का फंक्शन दे रखा है, तो उन दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करके फिर फेज डिफरेंस देखा जाएगा, ठीक है ना। चेंज कर दूं जल्दी से, बस ये फेज डिफरेंस पे बात खत्म करूंगा मैं, 5 मिनट और लगेंगे। तो फेज डिफरेंस के अंदर अब
कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फेज डिफरेंस जो हमें पता होने चाहिए। भाई फेज डिफरेंस एंगल का डिफरेंस है, ये एंगल का डिफरेंस कितना हो सकता है? हम कहेंगे 10 डिग्री हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता है ना। लेकिन हमें कॉमन एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जब दोनों बंदे एक साथ चल रहे हैं, एक ये है और दूसरा भी यही है, तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है? 0, क्योंकि दोनों एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं, दोनों एक साथ मीन पे पहुंचते हैं, एक्सट्रीम पे एक साथ पहुंचते हैं, मीन पे एक साथ पहुंचते हैं, तो इनका फेज डिफरेंस है आपस में 0। ठीक है। लेकिन जिस टाइम एक बंदा मीन पे बैठा है, दूसरा उस टाइम एक्सट्रीम पे बैठा है, ये एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो ये तो मीन पे पहुंच जाता है इतनी देर में, है ना। वो एक्सट्रीम से जितनी देर में मीन पे आता है तो उतनी देर में तो दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। ठीक है ना। ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो वो मीन पे पहुंच जाएगा। तो ये कौन सा ग्राफ बना? कॉस का ग्राफ बना। इनमें फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। यानी जिस टाइम एक मीन पे हो और दूसरा एक्सट्रीम पे हो, एक की वैल्यू मैक्सिमम दूसरे की 0। ठीक है ना। इसको बोलते हैं 90 का फेज डिफरेंस। पर्टिकुलर, मैं कुछ पर्टिकुलर केसेस बता रहा हूँ, एग्जांपल तो कुछ भी हो सकते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री भी। ठीक है। बट प्रॉपर एग्जांपल्स 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ये होता है कि एक मीन पे होगा, दूसरा एक्सट्रीम पे होगा उस टाइम। ठीक है जी। एक बंदा इस एक्सट्रीम पे है, उस टाइम दूसरा बंदा इस एक्सट्रीम पे है, वो ऐसे चलता है या ऐसे चलता है? मीन एक साथ क्रॉस करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे पहुंच जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे पहुंच जाएंगे। ऐसे तो म्यूजिशियन करते हैं ना, सामने खड़े होकर पता नहीं क्या करते हैं वैसे, है ना। तो ये कितना फेज डिफरेंस हुआ? इसको बोलते हैं 180, जब दोनों अपोजिट एक्सट्रीम से हो, एक टाइम पे दोनों अपोजिट एक्सट्रीम से हो, उसको फिर 180 का फेज डिफरेंस बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो 180 का फेज डिफरेंस ये बनेगा कि ये नेगेटिव पे, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। इसको इसके रिस्पेक्ट में 180 का फेज डिफरेंस कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाना।